तो अगला टॉपिक हमारा है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। डायग्राम से काफी सिंपल हो जाएगा ये। आप ये देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई प्लेन है आपके पास, ठीक है, ये आपका प्लेन है P, और मान लीजिए कोई ऐसी लाइन है जो इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये लाइन है हमारी। तो इस केस में जो एंगल होगा वो बेसिकली ये वाला एंगल होगा। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है मैंने प्लेन पे खींची है, तो इस तरीके से ये मेरा एंगल आएगा। प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कहां होगा? प्लेन का नॉर्मल होगा ऐसा, एन, ये नॉर्मल है। तो बेसिकली नॉर्मल जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और जब भी आप लाइन की इक्वेशन देखते हो आपको हमेशा उसके लाइन के डायरेक्शन में एक डायरेक्शन रेशियो वेक्टर दिया हुआ होता है। बिकॉज लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दो तरीके से आप लाइन की इक्वेशन पढ़ते हो। एक तो वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। तो ये जो बी वेक्टर ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। यानी ये तो आपको ये जो वेक्टर होगा बी वो बेसिकली लाइन के पैरेलल तो होगा, जैसी लाइन है वैसा ही आपका बी वेक्टर होता है। या फिर आपको लाइन की इक्वेशन दी होती है इस तरह की, ये वेक्टर फॉर्म है, या फिर कार्टेशियन में आपको दी होगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पे जो ए बी सी है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं उस लाइन के। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपका ये बी वेक्टर है, आपका जो बी वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है, वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये जो आपका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है ए बी सी वाला, ये आपका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर किसका है? लाइन का। अ वेक्टर पैरेलल टू दी लाइन। और जो आपका नॉर्मल है उसको मान लेते हैं एन वेक्टर, मान लेते हैं हमारा एन वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब मुझे बताइए आप कि बी वेक्टर ऐसा है और नॉर्मल वेक्टर कैसा है? नॉर्मल वेक्टर ऐसा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यदि मैं इस वाले एंगल पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, आप देखिए बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, तो मैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से कह सकता हूं कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी मॉड एन कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। मुझे थीटा तो निकालना था, मुझे तो थीटा निकालने से मतलब था, पर यहां पे क्या आ रहा है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यानी इसके से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड बी इंटू मॉड एन डिनोमिनेटर में, ठीक है। और चाहे तो हम इस पे भी पॉजिटिव लगा सकते हैं। पाई तक तो पॉजिटिव ही रहता है साइन, बट अगर पाई से ज्यादा एंगल हो तो, अगर 180 से ज्यादा एंगल हो तो, बट 180 से ज्यादा एंगल होगा क्यों? 180 से ज्यादा होगा तो अपने आप ही दूसरा वाला एक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हालांकि मॉड लगाने से फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो आप मॉड चाहो हटा सकते हो, क्योंकि इस केस में आपका नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट साइन थीटा अगर नेगेटिव भी होता है तब भी वो बेसिकली 0 से पाई के लिए साइन का ग्राफ देखते हो क्या होता है ग्राफ? 0 से पाई के बीच में आपका साइन पॉजिटिव ही होता है। परंतु आप भले ही सुविधा के लिए मॉड लगा लीजिए जिससे आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखें आप, तो फर्क पड़ेगा नहीं। पर उससे ये साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ होता है इस तरीके का। तो क्योंकि 0 से पाई में पॉजिटिव ही है तो इसलिए मॉड लगाने से फर्क पड़ेगा नहीं, बट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल निकालेंगे हम हमेशा याद रखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो कॉस थीटा नहीं लिखना है हमको क्या लिखना है? साइन थीटा लिखना है। बिकॉज यहाँ पे जो एंगल होता है एक्चुअली 90 माइनस थीटा होता है, तो जब आप एंगल निकालते हो तो उसमें साइन थीटा बन जाता है वो। बाकी डायग्राम आपको क्लियर रखना पड़ेगा। इसमें बी वेक्टर वो वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है, और एन वेक्टर जो है जो कि प्लेन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ध्यान रखना आप। तो डायग्राम क्लियर रहेगा तो कोई सा सवाल हो आप कर लोगे। उदाहरण के रूप में एक सवाल लेता हूं मैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 6। ये लाइन किस पॉइंट से होकर गुजर रही है? -1, 0, 3।
पर मुझे उस पॉइंट की जरूरत है क्या एंगल निकालने के लिए? नहीं है। मुझे एंगल निकालने के लिए केवल उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है 2 3 6, ठीक है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। ये लाइन की इक्वेशन है। एंड दी प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आपको 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। तो जो बी वेक्टर होगा वो हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। कई बार क्या होता है, एक बार आप ध्यान से जरा सुन लें, कई बार क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन की जगह जैसे मान लो मैं z माइनस 3 नहीं देता आपको, 3 माइनस z दे देता, तो आपको चालाकी से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको z माइनस 3 करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका डायरेक्शन रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन उसका उल्टा हो जाएगा। मान लो मैं लिख देता 3 माइनस जेड अपॉन 6, तो आपको डायरेक्शन रेशियो फिर रेशियो 6 नहीं लेना, आपको z माइनस 3 करना पड़ेगा, उसको नीचे लगाना पड़ेगा माइनस 6 लेना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार सवाल में नेगेटिव करवाने के लिए स्ट्रेटेजी होती है एग्जामिनर की, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पे हमेशा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 की टर्म आनी चाहिए ऊपर, यानी इसमें सिंपल दिया हुआ है तो इस केस में 2 3 6 हो जाएंगे। और जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो प्लेन का वो क्या होगा, वो होगा जो एबीसी होते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d में, वही होते हैं उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। और जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे ध्यान रहेगा ये चीज कि जो प्लेन है और जो लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, ये बी वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी बन जाएगा वो साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड बी इंटू मॉड एन, और पूरे पे लगा देंगे हम मॉड। जब आप डॉट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 11 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दूसरी रूट के अंदर आएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। इस पे लगाएंगे हम मॉड, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये बनेगा, ऊपर बनेगा 8 और नीचे बनेगा 21, ठीक है। ये आपका 49 बन रहा है 7, ये वाली रूट बन रही है 7 और ये वाली रूट बनेगी आपकी, ये बनेगी 15, ठीक है। ऊपर देखिए आप 20 प्लस 6 कितना हुआ 26, 26 माइनस 66 यानी माइनस 40, माइनस 40 का मॉड करोगे तो 40 आ जाएगा, यानी 40 डिवाइड बाय 7 इंटू 15। जब आप 40 को 15 से काटोगे तो ये 15 से 5 3 जा और 5 8 जा, तो 8 7 टू 3 21 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन 21 आएगा, यानी थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स, देयरफॉर थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। इस केस में भी कंडीशन निकालना काफी इजी है। यदि मान लीजिए मुझे करना होता कि यदि मेरी लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते, तो आपको ध्यान से सोचना है। तो जैसे इफ जो लाइन है इस परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो क्या होगा, ये मान लीजिए ये प्लेन है, लाइन आपको दी हुई है ऐसी, ठीक है, ये लाइन है मतलब बी वेक्टर भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, और जो नॉर्मल होता है प्लेन का वो भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, दोनों अगर परपेंडिकुलर दी हुई हैं आपको। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर। तो बी वेक्टर पैरेलल हो जाएगा एन वेक्टर के, उस केस में कंडीशन लगानी आपको आती है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन है, उनके करस्पॉन्डिंग आई कैप का रेशियो बराबर से करस्पॉन्डिंग जे कैप का रेशियो बराबर से करस्पॉन्डिंग के कैप का रेशियो, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो। ये फर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं। सेकंड केस, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो क्या होगा, आप हमेशा डायग्राम बनाइए, कभी गलती नहीं करेंगे। इस केस में लाइन पैरेलल टू प्लेन है, तो लाइन कैसी होगी, लाइन होगी ऐसी, और नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल होता है इस तरह का प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी उस केस में क्या हो जाएगा, बी और 9 के बीच में भी एंगल बन जाएगा 9 डिग्री, यानी देयरफॉर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये आपको डायग्रामेटिकली ध्यान रखना है। यहां पे क्या रहेगा, दैट इज द रेशियो ऑफ
जब पैरेलल होते हैं वेक्टर तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स होंगे इज इक्वल, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इज इक्वल, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, क्योंकि मैं यहाँ पे a1 a2 कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसका जो आई कैप का कंपोनेंट होगा बी कैप का, बी वेक्टर का जो आई कैप का कंपोनेंट होगा अपॉन एन वेक्टर का आई कैप कंपोनेंट बराबर बी वेक्टर का जो जे कैप कंपोनेंट होगा अपॉन एन वेक्टर का जे कैप कंपोनेंट इज इक्वल टू बी वेक्टर का के कैप कंपोनेंट अपॉन एन वेक्टर का के कैप कंपोनेंट। तो आप करस्पॉन्डिंगली इस तरह कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इज इक्वल। जैसी भी कंडीशन हो आप इस तरह से ये लगा पाओगे। एक सवाल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। पहला प्लेन दिया हुआ है आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, सेकेंड प्लेन दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। आपको एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से होकर गुजरता होगा, यानी वो क्या होगा, फैमिली ऑफ प्लेन का एक मेंबर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स विच इज, एक कंडीशन और दी हुई है आपको जिससे आप लैम्डा निकाल पाओगे, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि P1 और P2 के इंटरसेक्शन से होकर गुजरता होगा और इस तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आसान है। मान लो प्लेन की इक्वेशन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं वो जो प्लेन है हमारा वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन लाइन से होकर गुजर रहा है, तो क्या होगी इसकी इक्वेशन, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। फिर हमें एक कंडीशन भी दी हुई है कि जो हम प्लेन मान रहे हैं वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो हम उससे लैम्डा सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखते हैं, सिंस जो प्लेन है P1 और लैम्डा P1 और P2 के इंटरसेक्शन से होकर गुजर रहा है, इंटरसेक्शन लाइन से, तो हम बोल सकते हैं लेट द इक्वेशन बी P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से होने गुजरने वाला तीसरा प्लेन जो होता है उसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2, और अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग प्लेन्स आते हैं, परंतु ऐसा एक यूनिक प्लेन होगा जो कि इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए हमारा एक लैम्डा की यूनिक वैल्यू आ जाएगी। P1 प्लस लैम्डा P2 कैसे लिखते हैं, P1 क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0, यानी P1 बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस 2 लैम्डा से, यानी 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स x, प्लस y का कंपोनेंट क्या बनेगा इसमें, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स y, प्लस z का कंपोनेंट क्या बनेगा, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स z, और कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है, -5 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो फैमिली ऑफ प्लेन आपने माना है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 1। और ये जो प्लेन है ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं नॉर्मल के, 1 -1 और 1। अगर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मली परपेंडिकुलर होंगे, उस केस में क्या होगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0। ये कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन है ये, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, यानी a1 a2 क्या हो जाएगा उस केस में, a1 a2 हो जाएगा 2 लैम्डा 1 प्लस 1, a1 है, a2 क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, इसका किससे मल्टीप्लाई होगा, इनटू -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1, इसका किससे मल्टीप्लाई होगा 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए आप, क्या आएगा, ये 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो गया, 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, यानी बचेगा आपके पास 2 लैम्डा। कांस्टेंट क्या बन रहा है, 1 -1 0 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2, यानी लैम्डा की वैल्यू जब -1/2 होगी
तो आपका जो फैमिली ऑफ प्लेन था P1 प्लस लैम्डा P2, उस केस में वो प्लेन ऐसा बन जाएगा जो कि इस तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे -1/2 कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, हाँ 6 लैम्डा, 6 माइनस 3, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा आएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी -1/3। तो इस लैम्डा की वैल्यू के लिए आपका जो फैमिली ऑफ प्लेन का मेंबर आपको मिल जाएगा, यानी देयरफॉर द इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 प्लस लैम्डा की जगह डाल देंगे -1/3, P2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द प्लेन इज, P1 क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा की जगह डाल देंगे -1/3, P2 क्या था, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z -3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z, ये माइनस माइनस हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और ब्रैकेट खोल दिया आपने, कुल मिला के क्या बन रहा है, 3x में से 2x गया, x बचा, 3y कट जाएगा, 3z में से 4z गया तो -z, 5 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन है, यानी फैमिली ऑफ प्लेन हमेशा P1 प्लस लैम्डा P2 होता है। मान लीजिए दो प्लेन हैं आपको, और दो प्लेन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लीजिए एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन कुछ ऐसा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाला कोई तीसरा प्लेन होगा, इसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2। तो ये इंटरसेक्शन जो लाइन है ये कॉमन होनी चाहिए, और आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी उस लैम्डा को निकालने के लिए। यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि तीसरा प्लेन जो था P1 प्लस लैम्डा P2 आपका एक तीसरे P3 के परपेंडिकुलर था, तो आपने वहां पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा ली। तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी लैम्डा निकालने के लिए आपको, या हो सकता है आपको एक पॉइंट दिया हो, मान लो P1 प्लस P2 लैम्डा P2 से पास होने, मान लीजिए ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, ये प्लेन मान लेते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकालने की कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होगी। अब हो सकता है आपको एक पॉइंट दिया हो, यहाँ पे इस प्लेन पे पॉइंट दिया हो, पॉइंट दिया होगा तो क्या होगा, सेटिस्फाई करा दोगे आप, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे आपको यूनिक प्लेन मिल जाएगा एक। तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी इस तरह के सवालों में।